निर्देशक B.R. चोपड़ा कश्मीर के श्रीनगर की हसीन वादियों में अपनी पूरी यूनिट के साथ शूटिंग की तैयारी कर रहे थे और लोकेशन और दूसरे इंतजामों के लिए फिल्म के कलाकारों से 2 दिन पहले ही यहां आ गए थे। फिल्म के हीरो के रूप में B.R. चोपड़ा ने सुपरस्टार राजेश खन्ना को साइन किया था। राजेश खन्ना की पहली हिट फिल्म इत्तेफाक का निर्माण भी B.R. चोपड़ा ने ही किया था। गाने की शूटिंग से पहले तैयारियां की जा चुकी थीं। क्रू के साथ कश्मीर की वादियों को भी सुपरस्टार का बेसब्री से इंतजार था। शहर के लोग अपने अपने काम खत्म करके उनकी एक झलक देखने के लिए शूटिंग लोकेशन पर पहुंचने लगे थे। एक आदमी गाड़ी लेकर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट भी पहुंचा, लेकिन फ्लाइट से उतरने वाले मुसाफिरों में राजेश खन्ना नहीं थे। वजह जानने के लिए B.R. चोपड़ा ने बंबई फोन किया तो राजेश खन्ना के सेक्रेटरी ने बताया कि वह अभी भी बंबई में ही है। इंतजार में 3 दिन बीत गए, लेकिन राजेश खन्ना का कोई अता पता नहीं था। खैर, चोपड़ा के संदेश उन तक पहुंच ही नहीं रहे थे। वह खुद फोन पर बात क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर कहां थे राजेश खन्ना? इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं मिला और आखिरकार 3 दिन के इंतजार के बाद वह खुद भी नहीं आए, बल्कि उनकी बिजनेस क्लास के हवाई टिकट पर उनका बावर्ची गोपाल श्रीनगर पहुंचा। गोपाल राजेश खन्ना का संदेश लेकर आया था। काका जी की तबीयत खराब है, इसलिए वह शूटिंग पर नहीं आ सकते। सुपरस्टार की शोहरत अब उसकी सनक की वजह से और ज्यादा बढ़ रही थी। स्टारडम हासिल करने के बाद जो भी जातियां एक स्टार कर सकता है, वह उसकी जीती जागती मिसाल थी और इन जातियों की शुरुआत भी इस घटना से कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। सुपरस्टार्स की ऐसी सोच को लेखक सलीम खान एक दिलचस्प कहावत के जरिए बयां करते। वो कहते हैं कि यह सोच शायद गलत भी नहीं थी। सुपरस्टार वाले नखरे राजेश खन्ना की खासियत बनने लगे थे। अपने निर्देशकों को इंतजार करवाना उनकी आदत में शुमार हो गया था। वह चाहते थे कि दुनिया उनकी मर्जी के मुताबिक चले और यह तमाम बातें फिल्म पत्रकार T.H. अहमद बताते हैं। उस दौर में मीडिया में उनकी सबसे बड़ी समर्थक दिव्यानी चौबल ने भी उनमें आए बदलावों के बारे में बात करते हुए एक बार कहा कि अपने सुपरस्टारडम से पहले राजेश खन्ना कहीं बेहतर इंसान हुआ करते थे। देवयानी के मुताबिक बाद में उनकी दुनिया खुद तक सिमट कर रह गई। वह इतने आत्म केंद्रित हो चुके थे कि दूसरों के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। वह बेहद असुरक्षित हैं और बेहद उलझे हुए थे। यह बदलाव शराब के सरूर में और ज्यादा हावी होते दिखाई देते था। उनके लिए कोई भी मौका जाम छलकाने का बहाना होता था। पीने का भी उनका अलग ही अंदाज था। एक निर्देशक जो आशीर्वाद की कई महफिलों का हिस्सा रहे, वह बताते हैं कि रेड लेबल स्कैच उनकी फेवरेट हुआ करती थी और अपना पहला पैक वह बड़ा बनाते थे और उसे जल्दी से गटक जाते। वह कभी भी 1-2 पैक पर नहीं रुकते थे। पीने का सिलसिला देर रात तक चलता था। एक और खास बात थी कि वह पीते वक्त कुछ भी खाते नहीं थे, ना खाना ना कुछ, और कोई छकना कुछ भी नहीं। जल्दी उठने की आदत उन्हें पहले से ही नहीं थी और अब इन लेट नाइट पार्टियों की वजह से उनकी सुबह ज्यादातर दोपहर को शुरू होती थी। राजेश खन्ना को उनके थिएटर के दिनों से जानने वाले पत्रकार अली पीटर जॉन कहते हैं कि उनकी फिल्मों की शूटिंग अक्सर सुबह जल्दी भी होती थी, मगर राजेश खन्ना का दिन ही दोपहर 3 बजे शुरू होता था। लेकिन वह बहुत अच्छे एक्टर थे। आप उन्हें डायलॉग दो और वह पूरे दिन का काम कुछ ही घंटों में निपटा देते थे, तो कोई शिकायत नहीं करता था कि उसका नुकसान हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ऐसा बर्ताव हर बड़े स्टार का नहीं होता? फिर हमेशा राजेश खन्ना के बारे में ही ऐसी नेगेटिव बातें क्यों लिखीं गई? वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और फिल्म निर्देशक खालिद मोहम्मद राजेश के बर्ताव को असामान्य नहीं बताते और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम सबने सुना है कि सफलता ने उनका दिमाग को खराब कर दिया था। उनका रवैया भी खराब था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सुपरस्टार के साथ होता है। उन्होंने बस इसे ज्यादा जाहिर कर दिया। राज कपूर और देवानंद ने खुद को संभाले रखा, लेकिन राजेश खन्ना के चमचों की मंडली ने
उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी यह असामान्य नहीं था। निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश बताते हैं, काका की प्रॉब्लम यह थी कि वह यूरेट वर्ट नहीं थे। वह बहुत कम बोलते थे और अपने आसपास के लोगों को बहुत लेकर बहुत शक्की स्वभाव के थे। फिल्मों का कामयाबी का सिलसिला जारी था और यही वजह थी कि राजेश खन्ना मीडिया का पसंदीदा विषय बने हुए थे। राजेश खन्ना की छींक भी खबर थी और जैसे जैसे उनके टाइम मैनेजमेंट और अहम से जुड़ी बातें बढ़ीं, उनके बारे में फिल्म मीडिया में रिपोर्ट्स लगातार नेगेटिव होती गई। और ऐसा आम तौर पर हर कामयाब शख्सियत के साथ होता है। और राजेश खन्ना ने तो देश को दिखा दिया था कामयाबी का मतलब क्या हो सकता है। राजेश की दुनिया आपके काम और चमचों तक सिमट कर रह गई। राजेश खन्ना की फिल्मों से जुड़े अहम फैसले भी अक्सर इन चमचों की सलाह से प्रभावित होने लगे। अगर कोई फिल्म बनाना चाहता और उसकी पहुंच राजेश खन्ना तक नहीं है, तो उन्हें इन चमचों से गुजर कर जाना पड़ता था। हालत यह थी कि राजेश खन्ना के सेक्रेटरी रहे, उनके दोस्त गुरनाम और ड्राइवर कबीर तक को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती थी, मगर राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में बना चुके वरिष्ठ फिल्मकार जे ओम प्रकाश उनके नखरों की इन कहानियों से इनकार करते हैं, उनकी बिल्कुल अलग छवि पेश करते हुए। जे ओम प्रकाश बताते हैं कि मुझे तो कभी काका के दरबार में हाजिरी नहीं लगानी पड़ी, मुझे उनकी डेट्स आराम से मिलती थी। लेकिन राजेश खन्ना के स्वभाव के बारे में बात करते हुए जे ओम प्रकाश ने यह जरूर माना, राजेश खन्ना शूटिंग पर काफी देर से आते थे। वह कहते हैं कि वह देर से आता था और हम सब उसे मिस्टर लेट के नाम से पुकारते थे। लेकिन इस आदत के बावजूद उसके साथ काम करना बेहद आसान था। वो पूरी तैयारी करके सेट्स पर आता था। कमाल का एक्टर था। परेशानी यह थी कि करियर की इन ऊंचाइयों पर भी ऐसी तारीफ करने वाले बहुत कम थे और आलोचना करने वालों की गिनती बहुत बहुत ज्यादा। शूटिंग के लिए समय पर न पहुंचना एक ऐसा मुद्दा था जो राजेश खन्ना के पूरे करियर के दौरान उनके नाम के साथ लगातार जुड़ा रहा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बात ने उनके करियर को कितना नुकसान पहुंचाया। गॉसिप पत्रिकाओं में ये खबरें लगातार आती रहीं कि राजेश खन्ना का मूड नहीं था आज शूटिंग का, इसलिए वह शूटिंग पर नहीं पहुंचे और इन खबरों के मुताबिक कई बार प्रोड्यूसर्स को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। उनकी छवि इतनी बिगड़ती जा रही थी कि पूछिए मत। फिल्म इंडस्ट्री यह मान चुकी थी कि वह अपनी आदतें बदल ही नहीं सकते, इसलिए जब तक उनकी फिल्में हिट हो रही हैं, उनके इस बर्ताव को झेलना पड़ेगा। अपने बारे में लगातार छपती नेगेटिव खबरों से वह अक्सर बेहद नाराज भी रहते। फिल्म पत्रकारों को अक्सर उनके इन मूड्स को झेलना पड़ता था। उस दौर के पत्रकारों के बीच उनका यह बर्ताव राजेश खन्ना ट्रीटमेंट के नाम से मशहूर था। उस समय की फिल्म पत्रकार इंग्रज अलबक अजमेर छोड़कर इस उम्मीद से बंबई पहुंची थी कि वह राजेश खन्ना से मिलकर उनसे शादी कर सके। फिल्म बहारों के सपने देखने के बाद उन्होंने राजेश खन्ना को तभी अपने दिल में बसा लिया था जब वो महज 15 साल की थी। इंग्रज लिखती हैं कि सिर्फ वो लोग ही यह बात समझ सकते हैं जो छोटे शांत शहरों में रह रहे हैं कि हार्ड फ्रेंड कितना और अकेले में बैठकर राजेश खन्ना के साथ अपनी हर परेशानी, खुशियां, भाई बहनों की नोक-झोंक, पढ़ाई की बातें, यहां तक कि अपनी नन बनने की ख्वाहिश भी मैंने उनके साथ बांटी थी। मुझे लगा कि मेरी ख्वाहिश उन्हें पसंद नहीं आई। यह बातें अल बकक ने कहीं। इंग्री एल बकक दिल में बस चुके इसी जज्बात का नतीजा था कि 23 बार आराधना, 21 बार आन मिलो सजना, 4 बार कटी पतंग देखने के बाद इंग्रज ने फैसला किया कि अब राजेश खन्ना से मिलने और उनसे शादी करने का वक्त आ चुका है। वह कहती हैं कि मुझे इस बात पर जरा भी शक नहीं था कि वह मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाएंगे। बंबई आने के बाद इंग्रज ने एक मीडिया कोर्स किया और उस दिन का इंतजार करने लगी जब उनका सामना अपने दिल के दोस्त राजेश खन्ना से होगा। उन्होंने एक फिल्म पत्रिका में नौकरी कर ली और जल्द ही उन्हें राजेश खन्ना का इंटरव्यू करने का मौका मिला। इंटरव्यू पर वह ऐसे गई जैसे किसी रोमांटिक डेट पर जाना हो और अपने एक लेख में इंग्रज लिखती हैं कि जब मेरा पहली बार राजेश खन्ना से आमना सामना हुआ,
उस वक्त हेडा स्टूडियो में नमक हराम की शूटिंग चल रही थी। वह बाहर एक बड़ी सी छतरी के नीचे बैठे हुए थे। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और कहा कि मैं उनका इंटरव्यू करना चाहती हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, आओ। यह कहते हुए बड़े आराम से स्टूडियो की तरफ चल पड़े। मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी और उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर गए। दरवाजा वापस मेरे मुंह पर बंद कर कहते हुए बड़े आराम से स्टूडियो की तरफ चल पड़े। मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी और उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर गए। दरवाजा वापस मेरे मुंह पर बंद कर दिया। इंटरव्यू नहीं दिया। हकीकत बहुत कड़वी होती है। दोस्तों, वीडियो के लिए एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑल का बटन जरूर दबाएं।